बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी की कुछ कंटिन्यूएशन है। उसके अंदर एक दो चीज़ें और हम पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि हमने देखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से हम एक प्रूफ पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा जा सकता है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कंपैरिजन में हम इनमें सिमिलैरिटीज़ को भी देखेंगे और डिफरेंसेस को भी देखेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं ज़रा। पोटेंशियल ग्रेडियंट को बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट देखना चाह रहे हैं। इसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं और वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक्चुअली ये एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। हम जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और उससे हम एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इस वर्ड ग्रेडियंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ। किसी भी चीज़ में ग्रेजुअल चेंज आए, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। ग्रेजुअल से मुराद है तरतीबवार। जैसे हम जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं या सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं तो हम एक ख़ास डिस्टेंस को हाइट वाइज या तो हम ऊपर चढ़ते हुए उस अपनी अपनी हाइट को उतना बढ़ा रहे होते हैं, या फिर हम नीचे उतरते हुए अपनी हाइट को हर एक स्टेप के बाद एक ख़ास पोर्शन उसका कम कर रहे होते हैं। एक दफ़ा फिर इसको सुन लें ज़रा काइंडली गौर से। इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और हर सीढ़ी 1 फुट ऊंची है, तो हम हर एक कदम के साथ अपनी हाइट 1 फुट बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो हर एक कदम के साथ हम 1 फुट अपनी हाइट कम करते जा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में जो चेंज है अगर वो तरतीबवार होगी, यानी राइज़ या फॉल, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, उसमें अगर कोई तरतीबवार तब्दीली होगी तो फिर हम उसके लिए लफ्ज़ ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को एज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के अलोंग जब जब हम मूव किया करेंगे तो बेसिकली हम एक ख़ास ग्रेजुअली एक ख़ास तरतीब से हमारा पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हुआ करेगी। और ये हम एंड पे जाकर इसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद बात भी दोबारा करेंगे। तो पहले इसके मैथमेटिक्स को देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सपोज़ किया था कि अगर हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी मौजूद हो, पॉइंट ए बेसिकली हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट या लोअर पोटेंशियल होगा और पॉइंट बी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट या हायर पोटेंशियल होगा, तो फिर हमारे पास जो पोटेंशियल्स की वैल्यू होंगी एट पॉइंट ए उसको हम वी ए कह देंगे और पोटेंशियल की वैल्यू एट पॉइंट बी हम उसको वी बी कह देंगे। इसको एक दफ़ा फिर देख लें कि वी ए जो है बेसिकली वो लोअर पोटेंशियल की वैल्यू होगी, इसी तरीके से वी बी हायर पोटेंशियल की वैल्यू होगी। और इन दोनों के दरमियान हम अगर डिफरेंस फाइंड कर लें तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा वी लिखते हैं। तो डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगी वी बी माइनस वी ए, यानी हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बराबर आएगा वर्क फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यानी वो चार्ज क्यू नॉट जिसको हम मूव करवा रहे हैं ए से बी तक, तो उसकी अगेंस्ट द फील्ड मूवमेंट के ऊपर हमें जो एनर्जी सर्व करनी पड़ेगी या जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए बी को अगर डिवाइड कर दें उस चार्ज से तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम डेल्टा वी कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम अपनी वर्क की जनरल इक्वेशन को यूज़ करें जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वो है W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ और डी दोनों वेक्टर्स हैं। डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान ली जाती है, मगर डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ डॉट डी। हम ये भी जानते हैं, नीचे मैंने लिख भी दिया है, कि फोर्स होती है क्यू नॉट इंटू ई।
इसका मतलब है एफ क्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्यू नॉट ई से। तो हम लिख सकते हैं क्यू नॉट ई डॉट डी। ई भी एक वेक्टर है, इसीलिए मैंने उसको बोल्ड लिखा है। तो ई डॉट डी हमारे पास फिर डॉट प्रोडक्ट आ गया। इसको अगर हम ओपन कर लें, हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो कॉस ऑफ थीटा आ जाता है। तो क्यू नॉट ई डी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। या अगर आप डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे पास E का और D का डिस्टेंस जो तय हो रहा है, चार्ज किस तरफ आ रहा है, जा रहा है, चार्ज जा रहा है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि हम उसे फोर्स लगाकर या उस पर वर्क कर कर उसे लेकर जा रहे हैं। तो बेसिकली चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल या नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जबकि हमारे पास ई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी हायर से लोअर की तरफ। इसका मतलब है हमारे पास ई और डी इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन जाएगा वो 180 डिग्री बन जाएगा। एरोज़, आप रेड एरोज़ को तवज्जो से देखेंगे, एक रेड एरो ऊपर की जानिब है, दूसरा रेड एरो नीचे की जानिब है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है, और कॉज ऑफ 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। तो हमारे पास वर्क ए बी किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। इससे पहले हमने डेल्टा वी की वैल्यू जो थी उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया था। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से वर्क ए बी की वैल्यू उठाएं और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास डेल्टा वी या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी वी बी माइनस वी ए, विच इज़ इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट। अब यहाँ चार्ज क्यू नॉट न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी। हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल्टा वी बाय डी। एक्चुअली हम अपने आंसर पे पहुंच चुके हैं, मगर हम इसको एक थोड़ी सी बेहतर शेप में लाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम एक और सपोजिशन कर लेते हैं और हम ये कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स इंतहाई करीब हैं एक दूसरे के, यानी इनके दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान इन्फिनिट्समली स्मॉल डिस्टेंस मौजूद है। इन्फिनिट्समली स्मॉल का मतलब क्या होता है, यानी डिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, इंतहाई थोड़ा हो जाए। उसके लिए फिर हम d की जगह डेल्टा r, डेल्टा हम चेंज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल चेंज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो डेल्टा r से मुराद यहाँ पे क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। तो हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन थी उसमें d की जगह डेल्टा r पुट कर दें तो E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा r। अब हमारे पास इस इक्वेशन में दो चीज़ें हैं और दोनों ही अलग-अलग एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो ये याद रखें कि डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इसी चीज़ को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका मतलब है पोटेंशियल में एक तरतीबवार तब्दीली। इसी तरीके से एक नेगेटिव साइन हमें नज़र आ रहा था इक्वेशन में, और नेगेटिव साइन यहाँ पे इस बात को शो करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगा। इसका मतलब है ई हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ड्रॉ किया जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ बनाई जाती है। पॉजिटिव इज़ हायर, नेगेटिव इज़ लोअर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरोज़ बनेंगे। येलो एरो आपको जो नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही हो, कुछ आप पूछना चाहें तो लाजमी तौर पे सवाल करें। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी आप इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं उसके अंदर आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल कर सकते हैं। ये इंतहाई अहम टॉपिक है, इसका आगे इस्तेमाल भी है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में आ सकता है। आपने इसको बहुत अच्छा समझने की कोशिश करनी है।
इससे आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो हमारे पास एक प्रूव है कि वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कूलम होता है। बहुत आसान सी बात है। अभी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें हमने ई की वैल्यू क्या पढ़ी है, माइनस डेल वी ओवर डेल आर। चेंज इन पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो इसका यूनिट वोल्ट होता है। इसी तरह चेंज इन डिस्टेंस या डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो ई के जो यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे वोल्ट पर मीटर। और जो इक्वेशन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, कूलम लॉ में भी हमने डिस्कस किया था, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो एक तो हम डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन से भी कह सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। अगर हम यूनिट्स को रिप्लेस करें एक दूसरे के साथ तो एक और तरह से भी इस बात को किया जा सकता है, और वो ये है कि वोल्ट बेसिकली हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, जाउल पर कूलम। कल हमने ये बात भी की थी कि वोल्ट बराबर होता है जाउल पर कूलम के। अच्छा, कूलम अब क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो हम इसको मीटर के साथ लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं जाउल पर कूलम मीटर। ये स्टेप मैंने लिखा नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जाउल पर कूलम मीटर के बाद आप देखें जाउल किस चीज़ के बराबर है। जाउल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी और जाउल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क किस चीज़ के बराबर है, एफ डी, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फिर हमारे पास जाउल बराबर आ जाएगा न्यूटन मीटर के। तो न्यूटन मीटर ओवर कूलम मीटर लिखें तो मीटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। बहुत आसान सी बात है, मगर ये क्योंकि मैथमेटिक्स है इसको एक दो बार अपने हाथ से ज़रूर करें। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। इट इज़ कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसके दरमियान एक टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ, वो टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर हमें चाहिए, तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उस टॉपिक पे होगा। ये टॉपिक ये छोटा सा पार्ट था, हमें एंड पे अलहदा से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसके साथ इसी अपने लेक्चर के अंदर इसको इंक्लूड किया है। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के हमने दो हिस्से पढ़ने हैं। पहले हिस्से में हम इनमें सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हम अभी पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये याद रखना है, इसका फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, F इज़ इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। इसको हम M1 M2 बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के ऊपर डिपेंड किया करेगी। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो m और स्मॉल m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या M1 और M2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसी के कंपैरिजन में अगर आप देखें, क्योंकि हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको, जिसको FE में लिख रहा हूँ, उसके अंदर हमें Q1 और Q2 नज़र आ रहा है, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस नज़र आ रहे हैं। वहाँ प्रोडक्ट ऑफ मैसेज थे जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। दूसरी जो हमें एक सिमिलैरिटी नज़र आ रही है वो ये है कि दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर मौजूद है। तो हर वो चीज़ जिसके अंदर, हर वो लॉ जिसके अंदर डिनोमिनेटर डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उनको एक ख़ास किस्म के लॉज में शामिल कर लेंगे, और उनको कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉज। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉज में से एक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी इन्वर्स स्क्वायर लॉज में से एक है। इसी तरीके से थर्ड सिमिलैरिटी को हम देख लेते हैं, और ये है कि ये दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, कोई पूछना चाहेगा तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जा चुकी हैं, आप लोग बखूबी इस नाम से वाकिफ़ होंगे। इसके बाद हम, अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख भी दी गई हैं, और इनमें वैल्यूज़ भी लिख दी गई हैं। तो नीचे जो दो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं इनको भी आपने तवज्जो से देखना है, और इसमें यूनिट्स भी लिखे हुए हैं। वैसे मैं अगले पेज पर इस पर बात करूँगा तो ये आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पे मज़ीद क्लियर हो जाएंगे।
डिफरेंसेस की जब हम बात करेंगे, अभी भी हम कंपैरिजन ही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, मगर इनमें कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। उन डिफरेंसेस में पहला डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सूरज चांद को रिपेल कर रहा है या अपने से दूर फेंक रहा है। हमेशा सुनेंगे कि सूरज चांद को या सूरज ज़मीन को या ज़मीन चांद को अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं, जबकि आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस यानी एक तरह के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस यानी मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स में अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। दूसरा डिफरेंस जो इनके दरमियान मौजूद है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स है। आप जानते हैं कि जो सितारे हैं वो करोड़ों किलोमीटर दूर से हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हम लाखों किलोमीटर दूर चांद को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और 1 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से सन हमें अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब लाखों करोड़ों किलोमीटर्स, बल्कि कई दफ़ा तो अरबों किलोमीटर दूर भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस बेहतरीन काम करती हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। इनका बहुत बड़े चार्जेस भी मौजूद हों तो चंद मीटर से ज़्यादा दूर तक उसकी फ़िज़िकल फील्ड मौजूद नहीं होती, या दूसरे मानों में वो किसी और चार्ज पर वर्क करने के काबिल नहीं रहता कुछ ख़ास डिस्टेंस के बाद। तीसरा जो हमारे दरमियान हम इसके दरमियान डिफरेंस देखेंगे वो क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। इससे अगला पार्ट भी इससे मिलता जुलता है। ये मीडियम डिपेंडेंट से मुराद ये है कि अगर आप दो हेवनली बॉडीज़ के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान यानी सन और अर्थ के दरमियान अगर आप कोई बहुत मोटी तय किसी मटेरियल की रख दें, कोई बहुत मोटी मेटल की प्लेट रख दें, तो भी हमारे पास जो ग्रेविटी की स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करेगी। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल है कि अगर आप एक 100 मंजिला इमारत के ऊपर खड़े हो जाएं तो उसकी छत पर भी आपको ग्रेविटी उसी तरह ही अट्रैक्ट कर रही होगी जैसे आपको ज़मीन पर खड़े होकर अर्थ ने अट्रैक्ट करना था। इसका मतलब है 100 मंजिला इमारत की 100 लेंटर या 100 छतें ग्रेविटी की वैल्यू को कम नहीं कर सकी। मगर दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है इस चीज़ की बुनियाद पर। इसी ऊपर वाली एक डिफरेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम शील्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब हम इसको ब्लॉक नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्ड किया जा सकता है। वो जो हम कार्टून्स में बचपन में देखते रहे हैं ना कि एक उड़ने वाला कालीन है और उस पर एक बंदे कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो उड़ रहे हैं, इसका मतलब वो कालीन क्या कर रहा है, ग्रेविटी को शील्ड कर रहा है। तो वो कार्टून्स में या कहानियों में तो मुमकिन है, मगर साइंस ऐसी किसी चीज़ को नहीं मानती। नेक्स्ट आप इसमें डिफरेंस देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। ऑल्दो हम ये बात कर चुके हैं कि ये इसकी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ये काम करती है, मगर इसकी वैल्यू बहुत वीक है। ये अगले मैं जब इसकी वैल्यू डिस्कस करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है। ऑल्दो इसकी रेंज बहुत छोटी है, मगर है ये बहुत स्ट्रांग फोर्स। इन दोनों की वैल्यूज़ को अब हम देख लेते हैं। तो G जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है, इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये इसका यूनिट है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब कोई चीज़ जिसकी वैल्यू 10⁻⁻11 हो तो आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई छोटी वैल्यू है, मगर ये काम इसलिए करती है कि हमारे पास जब हम मैसेज की वैल्यूज़ लगाते हैं हेवनली बॉडीज़ के केसेस में, यानी सन के केस में, अर्थ के केस में, तो हमारे पास जो मैस की वैल्यू है वो 10⁻24 और 10⁻30 और उससे भी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो वो इस -11 को काउंटर करके एक सिग्निफिकेंट वैल्यू हमें दे देती हैं। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स के यूनिट की वैल्यू को देखें, के की वैल्यू को, तो इट इज़ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नॉट जस्ट 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ का मतलब है 1 बिलियन। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ऑल्दो चार्जेस बहुत छोटे होते हैं, चार्ज की क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है, मगर इस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज है। और स्पेशली अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के 10⁻⁻11 से कंपेयर करें
तो ये 10 रेज़ टू द पावर 20 टाइम्स हमें बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। एमसीक्यूज़ में ये वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं। इस पूरे टॉपिक में और भी कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो, पूछना चाहते हो, तो लाजमी मुझसे पूछें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कैपेसिटर्स है उसकी तरफ जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को साथ साथ आप ज़रूर इन वीडियोस को सुनें, इस वीडियो को एक दफ़ा से ज़्यादा सुनें, और जो इसमें मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो मैंने चीज़ें लिखी हैं इनको अपने पास नोट डाउन करें। कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।